खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। एक एक करके लव जिहाद का मामला झूठा साबित हो रहा है। मेरठ के खरखौदा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मुतासरा लड़की घर से फरार होकर पुलिस की पनाह में पहुंची और इल्जाम लगाया है कि एक पार्टी ने पैसा देकर उससे और उसके अहले खाना से झूठे बयान दिलाए थे। लड़की के बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। क्या लव जिहाद का वजूद है? अगर नहीं तो बीजेपी इस पर सियासत क्यों कर रही है? क्या अब इस पर सियासत बंद होनी चाहिए? इसके अलावा हम बात करेंगे यमन के हालात की। यमन के सदर मंसूर हादी ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एलची खालिद बहा को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया है। खालिद बहा उन 3 लोगों में से एक हैं जिनका नाम हौसी बागियों ने पीएम ओहदे के लिए पेश किया था। इससे कबल सदर मंसूर हादी ने अहमद अवाद बिन मुबारक को मुल्क का पीएम नामजद किया था, लेकिन हौसी बागियों को यह मंजूर नहीं था। आखिर हौसी बागी हैं कौन? वो यमन में चाहते क्या हैं? यमन की सियासत का मशरिक़ वुस्ता की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार जनाब शाह आलम साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और लव जिहाद के मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन उत्तर प्रदेश के विजय पाठक साहब। आपका खैर मकदम है। और कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के कोऑर्डिनेटर साद सिद्दीकी साहब भी। तो आइए, और हमारे साथ दरमियान में यमन के मामलात पर बातचीत के लिए अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। यूपी में लव जिहाद की हवा निकलती दिख रही है। मेरठ के खरखौदा की मुतासिरा घर से फरार होकर पुलिस की पनाह में पहुंची है और उसने इल्जाम लगाया है कि एक पार्टी ने पैसा देकर उससे और उसके अहले खाना से झूठे बयान दिलाए थे। लड़की के बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से इस मामले में नोटिस लेने की बात कर रही हैं। से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा और जान से मारने तक की साजिश। मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात से पहले मेरठ के खरखौदा की इसी लड़की के बयान से लव जिहाद नाम का बवाल पैदा हुआ था। अब ये लड़की नारी निकेतन में है और अपने ही अहले खाना पर एक सियासी पार्टी से पैसे लेकर जबरन बयान दिलाने का इल्जाम लगा रही है, जबकि लड़की की मां का कहना है कि लड़की किसी दबाव में है। मेरे साथ धोखा हुआ है, तो जबरदस्ती उठा कर ले गए। सद्दाम ने धमकी दी थी तो तुझे जान से मार दूंगा। उस पर लिबाल मारने की वही बंदूक ले रहा था कि जान से मार देंगे तेरे सारे परिवार को। तुझे जितने भी जेल में बंधा उन्हें सजा होगी तो तू भी जिंदगी में रहेगी। किसके आंसू सच्चे हैं ये जांच का मौजू है, लेकिन ये तय है कि लड़की खुद घर से फरार होकर पुलिस की पनाह में आई है और ऐसे में लव जिहाद को इशू बनाने वाली बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लगातार सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश में लगी रही है। जिन नेताओं ने किया है उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। घृणा और नफरत की राजनीति करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इनके पीछे जिन लोगों का हाथ हो, जिन्होंने पैसा मुहैया कराया हो, जिस पार्टी ने पैसा मुहैया कराया हो, उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग को भी कड़ा कदम उठाना चाहिए। लव जिहाद के नाम पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम झेल रही बीजेपी अब लव जिहाद की बात को सिरे से ही खारिज कर रही है। हमने कभी नहीं जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी का मकसद जैसे मैंने बताया केवल और केवल विकास है और कुछ नहीं। प्रदेश की कार्यकारिणी में इन बातों को प्रदेश अध्यक्ष ने भी उठाया था। मैंने जहां तक हमारी जो रेजोल्यूशंस देखी है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ कहीं भी ऐसे शब्दों का, लव जिहाद जैसे शब्दों का कोई मेंशन नहीं है। केवल विकास विकास और विकास। बीजेपी भले ही पल्ला झाड़े, लेकिन लव जिहाद को लेकर उसका खतरनाक रुख
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को मुतासिर लड़की के बदले बयान का सच जानना चाहिए और नफरत की सियासत पर लगाम लगाने की पहल करनी चाहिए। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ तमाम मेहमान बातचीत में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद हैं शाह आलम साहब और फोन लाइन के जरिए लखनऊ से बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब और कांग्रेस लीडर साद सिद्दीकी साहब। विजय पाठक साहब, क्या कहेंगे लव जिहाद के नाम पर जो सियासत हो रही थी उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं से धीरे धीरे एक के बाद एक उसकी हवा निकलती जा रही है और फिर जो ताजा बयान आया है लड़की का, वो खुद घर से चलकर आया, उसने किसी पार्टी पर इल्जाम भी लगाया कि पैसे दिए जा रहे थे बयान बदलने के लिए, पैसे दिए गए, अब पैसे नहीं पहुंच रहे, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई और वो थाने पहुंची। देखिए, आपकी बात सही है और जिस तरह से लड़की का बयान बदलता है, पहले लड़की ने दूसरी बात कही थी और लड़की ने दूसरी बात कही है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मसले की कोई उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। जी जी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है और आपको स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के तमाम बार चर्चा हुई, आप लोगों ने भी चर्चा की। जो लड़की ने पहली बार बयान दिया उसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के आला पुलिस के अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, इन सारे लोगों ने भी उस लड़की के पहले बयान को कहीं न कहीं सही ठहराया। उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसका धर्म परिवर्तन हुआ, अब लड़की ने कहा कि नहीं हुआ। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? जिन लोगों में इंक्वायरी की जिम्मा है, चाहे सहारा आलमी हो, चाहे विजय बहादुर पाठक हो, मेरे पास तो और ना आपके पास कोई जांच एजेंसी नहीं है, पर जिनके पास जांच एजेंसी है वो लोग इन तथ्यों को प्रकाश में क्यों नहीं लाए? जी जी। और लाना चाहिए था। अब लड़की ने कहा कि नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि दोनों अलग अलग बयान है, इस पूरे प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। और लेकिन कौन लोग पैसे दे रहे थे, कौन लोग इस घटना को हवा दे रहे थे, उनका खुलासा होना चाहिए। जी, लेकिन किसी पार्टी का वो नाम ले रही कि किसी पार्टी की तरफ से उसके घर वालों को पैसा दिया जा रहा था दबाव में लेने के लिए। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जो लोग भी दे रहे थे उनका खुलासा होना चाहिए कि इस घटना को बढ़ाने के लिए, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए अगर कोई लोग कर रहे थे तो उनका कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, केवल उनका उजागर ही नहीं होना चाहिए। भाई, अगर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, एक गलत तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है, तो जो लोग कर रहे थे उनको कटघरे में खाना करना चाहिए। जी जी। काम तो यानी इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, यकीनी तौर पर जांच होनी चाहिए। हमारे साथ आप फोन लाइन पर बने रहे विजय पाठक साहब, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल है कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के कोऑर्डिनेटर साद सिद्दीकी साहब भी। साद सिद्दीकी साहब, आपका क्या कहना है? पूरे मामले कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला बीजेपी के कई लीडरान के जरिए उठाया गया, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी के जरिए भी उठाया गया लव जिहाद का मामला, और इसको लेकर खूब सियासत भी हुई। अब एक एक करके लव जिहाद का मामला की हवा निकलती जा रही है, कहीं ना कहीं से वो झूठे साबित होते जा रहे हैं ये मामले। तो ऐसे में क्या आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सबसे पहला, क्योंकि आपकी पार्टी ये कह रही कि वैसे तमाम लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए जो इसमें मुलविस पाए गए हैं और दबाव में डालने की कोशिश करते रहे हैं। तो देखे, कोई भी इंसान उसको देखकर पसीज जाएगा। आज के हालात ये हैं कि जिस बात को कांग्रेस लगातार कहती आ रही है वो पूरे हिंदुस्तान के सामने साबित हो गया है कि ये भाजपा संप्रदाय के साथ, अपने राइट विंग्स के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ माहौल में जहर घोलने का काम कर रही है। जिस तहरीक को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाया था, हिंदू और मुसलमानों को बांटकर राजनीति करने का काम किया था, वही काम भाजपा आज जग के सामने, पूरे दुनिया के सामने कर रही है। मैं तो ये मुतालबा करूंगा कि पहले तो सबसे पहले उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि इन दरिंदों का कुछ नहीं पता कि जो लोग उसको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं वो किस हद तक चले जाए। जी जी। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप एक सेकंड भी विश्वास नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि इनकी जितने राइट विंग्स हैं उन लोगों को इलेक्शन कमीशन फौरन बैन करे, गवर्नमेंट उनको बैन करे। और अगर भाजपा ये मानती है कि लव जिहाद जैसी चीज नहीं है और ये साबित हो रही है, तो ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के खिलाफ, तो इससे फिर साबित होगा कि ये ऐसे लोगों को पनाह देते हैं और ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो और बिगड़े। इलेक्शन के बाद जो Z+ सिक्योरिटी इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपियों को दी है और जिस तरह का मेरठ में माहौल बिगाड़ने का काम किया गया है,
इससे ये साबित होता है कि ये लोग चाहते हैं लगातार मुद्दा हो रहा है। जी हम साहब सिद्दीकी साहब, आप जानने की कोशिश करते हैं। विजय पाठक साहब, आपकी पार्टी ऑफिशियली कहती है कि लव जिहाद नाम की उसकी पार्टी के मैनिफेस्टो में या पार्टी की जो भी पार्टी का डॉक्यूमेंट्स है उसमें लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आपके लीडरान योगी आदित्यनाथ वो मुसलसल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के दौरान भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे थे उसमें लव जिहाद के नाम पर कैंपेन कर रहे थे। लोगों को कहीं ना कहीं से माहौल उससे खराब हुआ। क्या उनको जिम्मेदार मानते हैं, या जो ऐसे लीडरान जो बीजेपी के जो लव जिहाद की बात कर रहे थे? बहस उस लड़की के बयान से शुरू हुई है और बड़ा सवाल यह है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, कांग्रेस के अपने जो मित्र हैं, इस लड़की को सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन किसी भी जब कोई एक मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे को ही चर्चा होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर भी चला जाना चाहिए, सुरक्षा को भी देना चाहिए, सारे लोगों को प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। मेरा कहना है कांग्रेस की इन बातों से बाहर आने की बजाय जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर लगाम कैसे लगे, प्रदेश का वातावरण कैसे बने, कैसे वातावरण देश का बने, लोग सौहार्द से कैसे रहे, उन मुद्दों की तरफ तलाशने की आवश्यकता है। और जिस तरह से लड़की का बयान आया है उसके मद्देनजर दो विरोधाभासी बयान है जी, यानी पूरी जांच होनी चाहिए जी। और दूसरा बयान किन परिस्थितियों में दिया गया जी, दोनों को देखते हुए जी इंक्वायरी करने की जरूरत है, उसे पूरी सुरक्षा करने की जरूरत है और इंक्वायरी स्वस्थ हो, क्योंकि पहली जो इंक्वायरी हुई है वो उस लड़की के बयान के इर्द गिर्द ही हुई है, क्योंकि राज्य की पुलिस जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में भी तमाम सारे तथ्यों को कहा गया जी, यानी तमाम जो फैक्ट्स हैं और पुराने बयानात है उसको भी सामने रखकर जांच होनी चाहिए। आप फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट शाह आलम साहब, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जो लव जिहाद का मामला उत्तर प्रदेश में गरमाया, उस पर सियासत हुई, उस पर और मामले धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है। अभी बीजेपी के रहनुमा ये कह रहे थे कि लड़की ने जो पहले बयान दिया था और अब बयान दिया, दोनों में बहुत तजाद, लेकिन सवाल ये पैदा होता है पहले बयान पर इन्होंने यकीन करके फिर उसके बाद लव जिहाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब ये जो दूसरा बयान आ रहा है तो उसको मानने के लिए अब इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के रहनुमा को ये सोचना चाहिए था कि पहले ही बयान के ऊपर इंक्वायरी की मांग क्यों नहीं की है। और दूसरी बात ये कि जो पूरे मुजफ्फरनगर या वेस्टर्न यूपी में इस तरीके की माहौलसाजी की गई, उसके लिए आदित्यनाथ जो है इस इशू को लेकर बाई इलेक्शन में कैश कराने की कोशिश की, लेकिन वहां के अवाम ने पूरी अपनी अक्लमंदी और शऊर का सबूत दिया और उनके इस झांसे में नहीं है। बाई इलेक्शन भी जैसा रहा उसका रिजल्ट वो खुद देख रहे हैं। और इंक्वायरी की बात ये कह रहे हैं, इस वक्त कह रहे हैं, उसी वक्त भी ये कहना चाहिए था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तब लव जिहाद का मामला उठेगा। लड़कियां को पहले ये कहा जाता था कि ये समाज की बेटियां हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टियां इस तरह का माहौल बना रही, उससे ऐसा लग रहा है कि बेटियों को भी कई खानों में बांट दिया गया है। जी जी जी, साहब सिद्दीकी साहब, अब आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या अब लव जिहाद का मामला ये माना जाए, ऐसे चूंकि एक के बाद एक मामले खुलते जा रहे हैं, तो अब कम से कम लगाम लग जाएगी? कर रही है, यहाँ पर बात होती है हमारी बेटी की और वजीफा दिया जाके केवल माहौल बिगाड़कर लोगों को लड़ाकर राजनीति करने का काम करती है जी। लेकिन अब क्या ये मामला खत्म होना चाहिए? लव जिहाद जैसे मामले, लव जिहाद जैसे अल्फाज मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर ये कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये जब तक उनकी सदस्यता को रद्द करने की बात करेंगे भाजपा के लोग? योगी आदित्यनाथ की सदस्यता को आप जब तक इंक्वायरी होती है तब तक क्या आप भंग करेंगे? क्या आप अपने प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के थे, जो कल तक लव जिहाद पे चिल्ला रहे थे, क्या जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट आए क्या आप उनकी सदस्यता को भंग करेंगे? वो बयान दिया, राज्य की पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं तथ्यों को सामने लाया गया? अगर तथ्य सामने आते तो कोई बात क्यों कहता? जी जी जी, यानी असल मसला क्या है? इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी से कौन, समाजवादी पार्टी और भाजपा, क्यों इसको सियासी पैतरेबाजी हो रही है इस पर? जी, अगर कहीं झूठ फरेब के छल छद्म के आधार पर कहीं कुछ हुआ है, यानी कुल मिलाकर सियासत हो रही है। लेकिन अब हम अपील करेंगे कि अब कम से कम इस मामले पर लगाम लगनी चाहिए। लव जिहाद जैसे नाम की कोई चीज ऐसा लगता नहीं है कि है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय पाठक साहब और साद सिद्दीकी साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। शाह आलम साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है अब एक के बाद एक चूंकि लव जिहाद के मामले खुलते जा रहे हैं, हकीकत सामने आ रही है, क्या इस पर लगाम लगनी चाहिए? क्या सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होने की उम्मीद करते हैं आप?
जो इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी डिफेंस कर रही है और आदित्यनाथ की तरफ के फेवर में बात कर रही है, उससे नहीं लगता कि बीजेपी अपने इस करतूत पर शर्मिंदा है। उसको इस पे शर्मिंदा होना चाहिए और इस तरीके के लव जिहाद जैसी इश्यूज को जिससे फिजा जो मसमूम हो और एक फिरका वाराना माहौल। शाह आलम साहब, ऐसे में रियासती हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी ये बनती थी कि जब ये इशू उठा था उसी वक्त उसकी इंक्वायरी हो गई होती, तब ये जो आज ये पोजीशन बन रही है बीजेपी की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि इंक्वायरी हो, तो ये पोजीशन नहीं, अब तक मामला क्लियर हो गया होता। लेकिन बीजेपी की भी ये जिम्मेदारी बनती है, जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो रहा है आदित्यनाथ के ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रही है, उसको अगर ये सही साबित कर रही है, अगर ये लड़की का बयान सही साबित हो रहा है तो उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है यूपी के अवाम। जी, यानी लव जिहाद के मामले में जिस लड़की के बयान से बवाल मचा था, उसी लड़की ने अब खुद थाने जाकर यह बयान दिया है कि किसी खास पार्टी के दबाव में उससे बयान दिलवाया गया, खास पार्टी की जानिब से उसे और उसके घर वालों को पैसे दिए गए थे बयान दिलवाने के लिए। अब वो अपने घर वालों से नाला होकर, क्योंकि पैसे अब नहीं मिल रहे हैं, वो थाने पहुंची और उसने बयान दिया। अब मामला पूरा उलट हो गया है। अब यह रियासती हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है और बीजेपी की भी तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम, अब चूंकि मामले एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, कम से कम अब लव जिहाद जैसे लफ्ज का इस्तेमाल न करें, अब इसे यहां पर लगाम दें और मजीद उत्तर प्रदेश के या मुल्क के माहौल को खराब न होने दें। हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। शाह आलम साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे यमन के सिलसिले में कि यमन के सदर मंसूर हादी ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एलची वहां के जो यमन के हैं खालिद बहा को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया है, क्योंकि वहां हौसी बागी मुसलसल मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा किए हुए हैं। हौसी बागियों के दबाव में वहां मंसूर हादी ने, वहां के सदर ने नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया है और इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया था उसे हौसी बागियों ने इनकार कर दिया था कि वो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। आखिर ये हौसी बागी हैं कौन, उनका मकसद क्या है, यमन में जो हालात पैदा हुए हैं उसका मशरिक़ वुस्ता के हालात पर क्या असर पड़ेगा, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू में हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर शिखान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लगातार आगे बढ़ रहा है देश के सबसे बड़े रीजनल MSME अवार्ड समय उद्यमी 2014 का कारवां। झारखंड के उद्यमियों को सम्मानित करने के बाद समय सहारा ने इसको बढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के MSME कारोबारियों की हौसला अफजाई के बाद सारा समय को बधाई देना चाहता हूँ। बिहार में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सहारा समय को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना देते हैं। राजस्थान में उद्यमियों को बधाई देने के बाद केवल MSME के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आ रहा है 27 अक्टूबर को उत्तराखंड में समय उद्यमी उत्तराखंड 2014, जहां MSME उद्यमियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत। एसोसिएट स्पॉन्सर ICL ग्रुप, योर करियर विद इमेज। को एसोसिएट स्पॉन्सर Baluni Classes, a premier institute for IIT, JEE, AIEEE and PMT. Patanjali, a product of Patanjali Ayurved. MDDA, प्रयास हमारा, सहयोग आपका। नॉलेज पार्टनर NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा एंड रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, हमादिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हादरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तजज़ियेकार शाह आलम साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर शिखान साहब भी। आपका खैर मकदम है डॉक्टर शिखान साहब। यमन के सदर मंसूर हादी ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एलची खालिद बहा को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया है। खालिद बहा पहले मुल्क के वज़ीर तेल भी रह चुके हैं। खालिद बहा
उन 3 लोगों में से एक हैं जिनका नाम हौसी बागियों ने पीएम ओहदे के लिए पेश किया था। आपको बता दें कि इससे कबल सदर मंसूर हादी ने अहमद अवाद बिन मुबारक को मुल्क का पीएम नामजद किया था, लेकिन हौसी बागियों ने अहमद अवाद की नामजदगी को सिरे से खारिज कर दिया था और हुकूमत के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया था। उनका इल्जाम था कि अहमद अवाद की नामजदगी बैरूनी ताकतों के दबाव में की गई है। आपको बता दें कि यमन में खाना जंगी जारी है। कुछ वक्त कबल हौसी बागियों ने मुल्क की राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान सालिस का काम कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं शाह आलम साहब। शाह आलम साहब, क्या लगता है यमन के जो हालात हैं, मुसलसल मीडिया में खबरें आती रही हैं कि वहां यमन की हुकूमत को एक तरह से यूं कहें कि हौसी बागियों ने यरगमाल बना रखा है। वो सना मुल्क की राजधानी है, वहां तक वो पहुंचकर तमाम जो सरकारी दफातर हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर उनका कब्जा हो चुका है और वो अपनी शराइत मनवाने के लिए हुकूमत यानी सदर पर किसी न किसी तरह से सदर को मजबूर कर चुके हैं। क्या लगता है आपको, ये हौसी बागी हैं कौन? इनके बारे में हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को कुछ बताएं। देखिए, यमन ही नहीं पूरे मशक़ वस्ता की हालत जो है बिल्कुल बारूद पे की तरह है और यमन में हौसी बागी, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उनके कहने के मुताबिक वहाँ पीएम जो है वहाँ नामजद किया जा रहा है और पूरे तौर पर उनके बागियों के चंगुल में वहाँ की हुकूमत है। इससे पहले किसी दूसरे को जो है नामजद किया गया था और हौसी बागी ये चाह ही रहे थे कि हमारे फिके के लोग यानी शिया समुदाय वहाँ जो है इक़्तिदार में आए और उसी के लिए उनको जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उनको इस इक़्तिदार पे लाया गया। मुमकिन है कि इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वहां सूरत हाल कुछ नॉर्मल हो, लेकिन अली अब्दुल्ला सालेह के कुछ हामी जो इनको नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है कि फिर एक नई जो है वहां जंग शुरू हो जाए और वहां ग्रुपिज्म की तरह जो 2 ग्रुप में बटे हुए लोग हैं तो उसको फिर एक और ग्रुप बन जाए जिसकी वजह से वहां हालात। तो क्या ये माना जाए कि यमन में भी कहीं ना कहीं से सेक्टेरियन या मामला पूरा चल रहा है और पूरा 2 फिरकों के दरमियान जबरदस्त तसादुम जारी है, उसी वजह से यमन के ये हालात पैदा हुए हैं? बिल्कुल उसमें कोई शुबा नहीं कि उसमें 2 ग्रुप 2 हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। कुछ अली अब्दुल्ला सालेह के हामी हैं और कुछ ये जो नई हुकूमत जो बनी है उनके हामी हैं, जिसकी वजह से जो है तसादुम बढ़ता जा रहा है। लेकिन पीएम बनने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ दिनों तक के लिए हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि हालात पूरे तौर पर बेहतर होंगे। इस वजह से कि यहाँ की तब्दीली सऊदी अरब उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल यमन में है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है और हौसियों से उनके ताल्लुकात कैसे बनते हैं, करीब आते हैं या यानी सऊदी अरब अहम रोल अदा कर सकता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए शाह आलम साहब हमें कि यमन वो जगह है, ये वो मुल्क है जहां अलकायदा भी बहुत मजबूत रही है शुरू से। जी बिल्कुल। उनका क्या रोल हो सकता है? देखिए उनको जो है ये हालात जो है इस तरीके से बनेंगे तो वहां अलकायदा विंग एक्टिव हो जाएगी और बहुत मुमकिन है कि वो किस तरफ जाती है, अभी तक उसके बारे में कोई पत्ता उनकी तरफ से नहीं खोला गया, लेकिन उनकी एक बड़ी ताकत है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां से नेटवर्किंग इधर से उधर हो रही है। तो ये अलकायदा का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा यमन की सियासत में। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करेगा वो सऊदी अरब करेगा यमन में, कि ये जो नई क़यादत है उसको कितना वो सऊदी अरब एक्सेप्ट करता है, उसके बाद सूरत हाल का अंदाजा लगेगा। लेकिन ये सूरत हाल जो अभी वक्ती तौर पर सदर ने तब्दील कर दिया, वहां शिया प्रो जो है वहां पीएम बना दिया, तो कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा है कि ये होशी जो है कुछ सर्द पड़ जाएंगे और आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है, लेकिन पूरे तौर पर सर्द नहीं होगा मामला। जी, आखिर ये फिरकावारियत की जंग जो शुरू हुई, सेक्टेरियन वायलेंस जो शुरू हुआ, हौसी बागियों और नॉन हौसी जो लोग हैं उनके दरमियान, आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या हुई? क्या वाकई ऐसा हो कुछ हुकूक को लेकर बात सामने आ रही है या कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे मामले सामने हैं कि कहीं उन्हें कोई बैरूनी सपोर्ट मिल रहा हो जिसकी वजह से वहां के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही? कुछ ना कुछ आखिर बुनियादी वजह क्या है? देखिए ये तो बगैर किसी बैकिंग के कोई भी ग्रुप जो है जिंदा नहीं रह सकता और न ही इतना ताकतवर हो सकता है। ये अंडरस्टूड है कि कोई कहीं न कहीं उनको बैकिंग मिल रही है। नहीं बैकिंग मिलती तो आज इस पोजीशन में नहीं होते कि वहां यमन में अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन ये भी तो सवाल है कि हौसी बागी आखिर इस इतने एक्सट्रीम कदम उठाने को क्यों मजबूर हुए? क्या उनकी हक तलफी होती रही? क्या लंबे अरसे तक उनका कहीं ना कहीं से उन्हें जॉब में और तमाम तरह से चीजों में उन्हें उनके
हक तलफी की गई या उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए था इख्तिदार में वो नहीं मिला, क्योंकि ये भी एक बुनियादी वजह हो सकती है। देखिए कहीं भी कोई बगावत होती है वहां हक तलफी होती है। जुल्म के बत्न से ही जो है इस तरीके की बगावत जन्म लेती है। तो वहां के हालात भी इसी तरीके से थे। वहां जरूर जो है शिया प्रो जो है वहां लीडर रहे हैं, लेकिन वहां मेजॉरिटी जो है वहां सुन्नियों की रही है। तो और लेकिन हुक्मरान जो है शिया का रहा है, जिसकी बैकिंग जो है कहीं ना कहीं से सऊदी अरब को हासिल रही है। अब किस मकसद से सऊदी अरब को करता रहा है इस पस मंजर में जाने की जरूरत भी है, लेकिन बहुत मैं हल्का सा इशारा करके कहता हूं कि ये जो है बहुत हद तक इसका मामला ईरान से भी हल्का फुल्का जुड़ रहा है। और इसके जो है इनको जो बैकिंग जो मिल रही है यहाँ हुशियों को ईरान से भी कुछ मिल रही है, जिसकी वजह से ये इतना पावरफुल होकर के अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ तक कि पीएम के अपने उम्मीदवार को भी उन्होंने नामजद कर दिया है, उनको मिल रही है। जी, यानी इसका अगर मजमूई तौर पर देखें, चूंकि पूरे मशरिक वस्ता के हालात खराब हैं, कहीं ना कहीं से पूरा खित्ता डिस्टर्ब है, वैसे में यमन के जो हालात हैं वहां जो खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो गए हैं हौसी बागियों की वजह से, या और हौसी बागियों और हुकूमत के दरमियान जो तसादुम है, उसका मशरिक वस्ता की मजमूई सियासत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मजमूई सूरत हाल तो वहां मशरिक वस्ता की बहुत ही खस्ता है और ये देखने की जरूरत है। कभी वहां शिया सुन्नी को वो लड़ाया जाता है, कभी दूसरे ग्रुप होशी और उसमें लगाया जाता है। जैसे शाम का मामला है, वहां भी देखिए बगावत के कितने सर। तो इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, वहां के आवाम को इस पर गौर करने की जरूरत है, ना कि उनके बहकावे में आकर अपनी फौज को बर्बाद करना, वहां के सरमाया को बर्बाद करना, वहां की इक़्तिसादियत को तबाह करना। ये इससे खित्ते का नुकसान हो रहा है। जो मास्टरमाइंड है उसकी तो अपनी वो तो वाहवाही लूट ही रहा है कि चलिए ठीक है, हम यहां से बैठ के हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मर कौन रहा है? अभी के मुल्क के लोग मर रहे हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, सब तो इंसान ही, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इस चीज से बचने के लिए वहां के आवाम को आगे आना चाहिए और इस किस्म की साजिशों को बेनकाब करना चाहिए कि नहीं, हम एक है, हमारा मुल्क है, हम इसको बर्बाद करेंगे, हम उसके जिम्मेदार माने जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो ये जो मास्टरमाइंड पीछे बैठे हुए जो ये चाहते हैं पूरा मशरिक वस्ता जो है आग के अलाव पे हमेशा देखता रहे और उनकी सियासत चलती रहे, तो उसमें ही वो कामयाब माने जाएंगे और वहां के लोग जो है नुकसान में रहेंगे। यानी ये माना जाए कि सऊदी अरब अहम रोल अदा कर सकता है और अगर सऊदी अरब की तरफ से मुस्बत रोल अदा किया जाता है तो यमन के हालात मामूल पर आ सकते हैं। वहां के हालात जो जिस तरह से धमाकाखेज हैं या जिस तरह की कशीदगी है हौसी बागियों और हुकूमत के दरमियान या नॉन हौसियों के दरमियान, वो मामूल पर आ जाएंगे, कशीदगी कम हो सकती है। जी बिल्कुल। अगर सऊदी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है यमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, और ये हौशी वगैरह सब लोग सट पड़ जाएंगे अगर सऊदी अरब इंटरेस्ट ले। लेकिन अभी पता नहीं क्यों किस दबाव में है, क्या अभी हौशियों का क्या मकसद है, क्या ये सऊदी से इनके ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं, इस पर गौर किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी बात बहुत आगे नहीं बढ़ रही और हौशी भी बहुत फूक के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि उनके पीएम को अगर बना दिया गया तो उसी पे इक्तफा करके बैठ गए और अपने मिशन। यकीनन ये काबिल अफसोस बात है कि पूरा मशरिक वस्ता जहां तेल से मालामाल है, जहां मादनी दौलत वहां इतनी ज्यादा है, वहीं यमन में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वहां की गुर्बत की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद वहां के हालात का कहीं ना कहीं से जो बैरूनी ताकतें हैं वो अपने हिसाब से उसे हालात को करने की कोशिश कर रही हैं और वहां एक तरह से ऐसी कशीदगी पैदा कर दी है। वहां के जो नेटिव लोग हैं, वहां जो हौसी हैं और जो नॉन हौसी हैं, उनके दरमियान सेक्टरियन वायलेंस क्रिएट कर दिया गया है। यकीनी तौर पर यह काबिल तशवीश बात है। चाहे किसी भी मुल्क को आगे आना हो, वहां मुस्बत किरदार अदा करके वहां के हालात को मामूल पर लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाह आलम साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।